आज की यह वीडियो कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की महासंग्राम होने वाली है। जो हमारे बीएस सेकेंड सेमेस्टर के छात्र हैं जिनको कल परसों या फिर आने वाले दिनों में परीक्षा देनी है हिंदी की, ठीक है, उनके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम आपको आज की इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका उत्तर बताएंगे। और बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, और इस बात की हम आपको गारंटी दे रहे हैं, यदि आप ये वीडियो लास्ट तक देख लेते हैं तो आप लोग परीक्षा में अच्छे नंबर और टॉप भी कर सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में जो आपको प्रश्न मैं बताऊंगा और उत्तर बताऊंगा वो सभी आपकी परीक्षा में आएंगे 90%। एक भी प्रश्न आपको ऐसा शायद नहीं देखने को मिलेगा जो इस वीडियो से बाहर का आएगा जब आपकी परीक्षा कल या परसों होगी, जब भी हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन महासंग्राम है, आप लोग समझ लीजिए। तो पहला क्वेश्चन आज के इस वीडियो का है कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं, या फिर कहीं का पूछ लिया जाता है कि कार्यालय हिंदी किसे कहते हैं। तो सबसे पहले इसका उत्तर जानते हैं। सभी प्रश्न हैं और सभी का उत्तर हमने आप लोगों के लिए तैयार किया और पीडीएफ भी तैयार किया है, वो भी आपको मिलेगी। लेकिन वो सीक्रेट तरीका कैसे प्राप्त करना वो हम आपको भी बताएंगे, ठीक है। पहले समझिए तो कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। तो कार्यालय हिंदी का अभिप्राय उस हिंदी से है जिसका प्रयोग सरकारी कार्यालयों के दैनिक कार्यों में होता है। यानी कि जो कार्यालय होते हैं सरकारी, गवर्नमेंट, ठीक है, जो ऑफिस होते हैं उनमें जो दैनिक यानी प्रतिदिन जो कार्य होता है जिस बेस पे, उसको ही यानी कि कार्यालय हिंदी कहते हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि हिंदी जिसका प्रयोग वाणिज्यिक क्षेत्र में, पत्राचार के क्षेत्र में, प्रशासन एवं व्यापार, चिकित्सा आप लोग समझते हैं, मेडिकल लाइन में, योग में आप लोग समझते हैं, योगा में, संगीत, विज्ञान और भी बहुत सारे क्षेत्र हैं, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में होता है, उसे भी कार्यालय या फिर कामकाजी हिंदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पूछ लिया जाता है कामकाजी हिंदी किसे कहते हैं, तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा कि कार्यालय हिंदी की बात हो रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को जरूर नोट करिए आप लोग, ठीक है, माइंड में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भाई कार्यालय हिंदी तो आपने पढ़ा, किसे कहते हैं, परिभाषा जाना। अब जान लेते हैं कि कार्यालय हिंदी का जो उद्देश्य है या फिर कार्यालय हिंदी का जो है वो उद्देश्य क्या है, भाई उसका उद्देश्य क्या, उसका वो क्यों जरूरी है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसमें उत्तर आप लोगों के समझ प्रस्तुत है कि समाज से, क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं, थोड़ा छोटा हो जाएगा, ठीक है। हम आते हैं मेन पे। समाज से कि बहुसंख्यक वर्ग तक शासन की नीतियों को सहज रूप से पहुंचाने, ठीक है, सहज रूप से पहुंचाते हुए सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों के प्रति जानकारी देना कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। इसके अलावा शासन और प्रजा के बीच सीधा संवाद स्थापित करना, राष्ट्र के विकास में सामान्य नागरिक की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है। तो मेन ये आप लोग याद रखिएगा एक पॉइंट को कि कार्यालय हिंदी का जो उद्देश्य है वो है शासन और प्रजा यानी कि गवर्नमेंट और नागरिक के बीच सीधा संवाद करना, ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य है, जिससे वो इस भाषा में आपको बता सके जिससे जो आम जनता है वो आसानी से समझ सके, ठीक है। तो ये मुख्य इसका उद्देश्य है। यानी कि आप लोग एक प्रकार लिख सकते हैं कि जो गवर्नमेंट है, जो शासन है, जब वो जो पब्लिक से या फिर नागरिक से, आम जनता से जब वो बात करें तो वो सिंपल भाषा में डायरेक्ट यानी कि सीधा संवाद कर सके, जिससे वो आसानी से समझ सकें, ठीक है। ये मुख्य उद्देश्य, ये ध्यान रखिएगा। और बाकी यहाँ पर है भी कि सामान्य नागरिक की सीधे भागीदारी सुनिश्चित करना, ये भी कार्यालय हिंदी का उद्देश्य है, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इंक्लूड किए हैं, शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर मिलेगा। मैंने महासंग्राम कह दिया तो आपको 95% जो प्रश्न हैं इसी वीडियो से आएंगे। पिछले साल भी मेरा रिकॉर्ड रहा है कि जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं जिस सब्जेक्ट में, उसमें वो कुछ प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। प्रश्न है कि परिभाषा शब्दावली किसे कहते हैं, या फिर पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं। पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, ये है प्रश्न, ठीक है। इसका उत्तर जानते हैं कि पारिभाषिक शब्द ऐसे शब्दों को कहते हैं जो सामान्य व्यवहार की भाषा के शब्द न होकर भौतिकी, ध्यान से सुनिएगा, सामान्य भाषा में ना होकर, यानी कि समान व्यवहार की जो भाषा है, ठीक है, शब्द ना होकर वो भौतिकी यानी कि फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, प्राणी विज्ञान, दर्शन, गणित, इंजीनियरिंग, विधि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, भूगोल आदि ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट शब्द होते हैं और जिनकी अर्थ सीमा सुनिश्चित और परिभाषित होती है। यानी कि हर एक शब्द का मतलब, हर एक सब्जेक्ट का मीनिंग होती है, जिसको नॉर्मल भाषा में या फिर समान व्यवहार भाषा में नहीं समझा जा सकता है, फिर शब्द ना होकर वो ये सब्जेक्ट के रूप में जिसका कोई मतलब हो, जिसकी कोई जानकारी मिले, उससे संबंधित है, ठीक है, पारिभाषिक शब्दावली।
अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली की विशेषता बताइए, ठीक है, या फिर पारिभाषिक शब्द की विशेषता बताइए। तो उत्तर समस्त है आप लोगों के समस्त प्रस्तुत कि ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा शब्द हो या कोई ऐसा सेंटेंस हो किसी विशेष ज्ञान के, मान लीजिए कि कोई आप लोगों को मान लीजिए कि कंप्यूटर के ज्ञान के बारे में, ठीक है, विशेष ज्ञान का मतलब कंप्यूटर के ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता हो, यानी कि उसका एक मतलब हो कि हाँ भाई कंप्यूटर है उस क्षेत्र में, ठीक है, विशेष क्षेत्र कंप्यूटर हो गया और उसका ठीक है निश्चित अर्थ हो, यानी कि कंप्यूटर का भाई अर्थ यही हुआ कि हम चलाएंगे यानी गणना करेगा, वो जो हम इनपुट देंगे उस हिसाब से वो काम करेगा, ठीक है, वह पारिभाषिक शब्द होते हैं। और जो शब्द एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त नहीं होते हैं, यानी कि किसी का अर्थ मतलब कि एक निश्चित अर्थ नहीं होता है, ठीक है, इंडिविजुअल, जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल के रूप में मैं आपको बता दूं, जैसे कि बनाना, बनाना मतलब क्या होता है, केला ही होता है ना, तो ये कि निश्चित इसका अर्थ हो गया, ठीक है। तो जिसका निश्चित अर्थ ना प्रयुक्त होता हो एक निश्चित इंडिविजुअल, उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा जाता, ठीक है। वह सामान्य शब्द होते हैं जो पारिभाषिक शब्द का अर्थ है, ठीक है, वह सामान्य शब्द होते हैं, पारिभाषिक शब्द का अर्थ है जिसकी सीमाएं बांध दी गई हों, और जिनकी सीमा ना ही बांधी जाती वो साधारण शब्द होते हैं। मतलब कि जिसका कोई मतलब होता है वो आपकी पारिभाषिक शब्द हो गए, जिनका कोई मतलब नहीं, मतलब जो किसी का मतलब किसी शब्द का मतलब ना हो या फिर किसी सीमा में बांधे ना हो, ठीक है, उसे ही साधारण शब्द कहेंगे। ये दोनों आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्षेपण की परिभाषा दीजिए। बहुत ही हार्ड लेवल का जनरली और कॉमन क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझते रहेंगे, वीडियो को पूरा देखते रहिएगा, ठीक है। पहला, ठीक है, यह प्रश्न है कि परिभाषा दीजिए या फिर किसे कहते हैं, संक्षेपण किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो सकता है लेकिन उत्तर एजिटी होगा, यानी कि सेम होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। संक्षेपण अथवा सार लेखन, संक्षेपण कहिए या फिर सार लेखन कहिए, ठीक है, इन दोनों का मतलब होता है या फिर आशय है किसी अनुच्छेद, परिच्छेद, विस्तृत टिप्पणी अथवा प्रतिवेदन को संक्षिप्त कर देना, यानी कि किसी भी मान लीजिए लॉन्ग चीज़ है, बहुत ही लंबी खर्रा है, 3-4 पेज का है, ठीक है, उसको संक्षिप्त कर देना, यानी कि छोटा कर देना, कम शब्दों में प्रस्तुत कर देना, ठीक है, उसे ही आप लोग संक्षेपण के नाम से जानेंगे। और किसी बड़े पाठ जैसे कि निबंध होगा, लेख होगा, बहुत बड़े बड़े शोध हो जाते हैं, तो शोध में आप लोगों को मालूम है कि बहुत बड़ा डिटेल निकलता है, ठीक है, उसका प्रबंध आदि, ठीक है, में मुख्य विचारों, तर्कों आदि को लघुतर आकार में प्रस्तुत करना संक्षेपण कहलाता है, यानी कि लघु मतलब छोटे आकार में, यानी कि बहुत, जो जैसे निबंध होगा, निबंध आपका 3 से 4 पेज में हो गया, उसको कम शॉर्ट शब्दों में, ठीक है, प्रस्तुत कर देना, उसे ही हम संक्षेपण या लेखन कहेंगे। ओके, संक्षेपण की विशेषताएं भाई बताइए। तो संक्षेपण की विशेषताएं जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है कि विषय वस्तु के मूल भाव को संक्षिप्त, सरल, अभिव्यक्त संक्षेपण या सार लेखन की मुख्य विशेषता है। कहने का मतलब कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई लॉन्ग चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसको संक्षिप्त कर लेना। और संक्षिप्त का मतलब ये नहीं कि उसमें कुछ समझ में ना आए, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ है उसमें मेन सार ले लिया जाए, यानी कि कुछ वर्ड या कुछ सेंटेंस उसमें से ऐसे लिए जाए जिसका मेन उद्देश्य वो निकले जो आप पूरा पढ़ने पर आपको मिले, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, मान लीजिए कि आप लोग पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यही आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर, ठीक है, तो अगर आप पूरा पुस्तक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको टाइम लगेगा, ये मान लीजिए आपका बहुत बड़ा सार हो गया। उसके बाद उसमें अगर आपको कार्यालय हिंदी का मतलब आप लोग को कोई बता दे कंप्यूटर का, तो आप लोग सिंपल शब्दों में समझ जाएंगे। जैसे कार्यालय हिंदी, कार्यालय की हिंदी का मतलब यही हुआ कि जो सरकारी दफ्तरों में, जो सरकारी कामकाज में प्रतिदिन दैनिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है, उसे हम आपका ये कार्यालय हिंदी कहते हैं। बस सिंपल सा अर्थ हो गया। अब इसी को डिस्क्राइब करना हो तो आप लोग को 10 पेज में लिख सकते हैं, 20 पेज में लिख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वही हुआ इसका मतलब संक्षेपण का, ठीक है। और यहाँ पर अगला पॉइंट भी आप पढ़ लेंगे क्योंकि आप लोग समझदार हैं, मैंने इतना आप लोगों को एक्सप्लेनेशन, ठीक है, एक्सप्लेन कर दिया, आप लोग समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि पल्लवन से आप क्या समझते हैं, पल्लवन क्या है, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं, ठीक है। ओके, परिचय भाव पल्लवन का अर्थ है किसी भाव का विस्तार करना। इसमें किसी उक्त वाक्य, सुक्त, कहावत, ठीक है, लोकोक्तियाँ जो होती हैं, ठीक है, आदि के अर्थ को विस्तार से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि अभी आपने संक्षेपण में क्या जाना था, किसी बड़े चीज़ को छोटा करना, ठीक है, क्या जाना था, किसी बड़े चीज़ को छोटा करना। और यहाँ पर पल्लवन है, पल्लवन का मतलब हुआ किसी छोटे चीज़ को लॉन्ग में डिस्क्राइब करना। मान लीजिए आपको कह दिया गया कि गाय पे निबंध लिखिए, तो आप लोग गाय पे क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे कि गाय, गाँव, ठीक है, गाँव, ठीक है, एक आप लोग लिख सकते हैं कि गाय
को गौ माता के नाम से भी जानते हैं और इसके 4 पैर होते हैं, ठीक है, और एक 2 कान होते हैं, ऐसे लिख देंगे। अगर इसी को आपको लॉन्ग में डिस्क्राइब मतलब अपना शॉर्ट में लिख देंगे, इसको लॉन्ग में आपको डिस्क्राइब करना होगा तो आप लोग कम से कम इसके बारे में 2 से 3 4 पेज लिखेंगे, 6 पेज लिखेंगे, मतलब कि लॉन्ग लिखेंगे। तो वही पल्लवन का मतलब ये हुआ किसी भी सेंटेंस को, किसी भी अर्थ को या फिर किसी भी वाक्य को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों में प्रस्तुत करना, लिखना पल्लवन कहलाता है, ठीक है। चलिए पल्लवन किसे कहते हैं फिर से समझ लेते हैं अच्छी परिभाषा में, ठीक है। लिखा कि पल्लवन का शाब्दिक अर्थ है किसी विषय या विचार का विस्तार, इसके अंतर्गत भाव या विचार का अर्थ स्पष्ट किया जाता है। लेखन की इस प्रक्रिया को हिंदी में पल्लवन कहते हैं तथा वृद्धिकरण, विषादीकरण, ठीक है, संवर्धन, भाव विस्तार आदि पल्लवन के अनन्य नाम हैं। लेकिन हम मेन जानना चाह रहे हैं कि पल्लवन किसे कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, ठीक है। लॉन्ग कर देना, ज़्यादा डिटेल में बताना, ठीक है। ई पाठशाला से आप क्या समझते हैं या फिर ई पाठशाला है क्या? तो ई पाठशाला जो है ना, वो शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ई पाठशाला की वेबसाइट पर कक्षा 1 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की बुक्स अपलोड कर दी गई हैं। ई पाठशाला वेबसाइट छात्रों के लिए कक्षाओं ने ऑनलाइन ट्यूशन के रूप में एक वैकल्पिक अवतार लिया है। इसके माध्यम से शिक्षा घरों घरों तक जानी चाहिए या घरों तक जाने लगी है। ई पाठशाला के माध्यम से एक मतलब कि वेबसाइट लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से जो ठीक है कक्षा 1 से लेकर जो 12वीं तक के एनसीईआरटी की जो बुक हैं वो ऑनलाइन वेबसाइट पे अपलोड कर दी हैं। जो भी छात्र चाह रहा है वो ऑनलाइन पढ़ सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ। अगला प्रश्न है कि अधिसूचना किसे कहते हैं, जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, अधिसूचना। अगला मतलब कि इसमें अधिसूचना का अर्थ है कि विशेष सूचना, सरकारी नियम, चेतावनी, आदेश, नियुक्त अवकाश आदि से संबंधित सूचना को संबंधित व्यक्ति एवं आम जनता के लिए राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, इसे अधिसूचना भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा हार्ड लेवल का नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन आप लोग लिख लेंगे, भरोसा है पूरा। अगला प्रश्न है कि संक्षेपण के प्रकार बताइए। भाई संक्षेपण के प्रकार बताइए, तो सबसे पहले आपको लिखना है कि संक्षेपण के 2 प्रकार हैं, ठीक है। तो उत्तर है कि सामान्य संक्षेपण और सूचीकरण संक्षेपण। पहला है सामान्य संक्षेपण और दूसरा है सूचीकरण संक्षेपण। सामान्य संक्षेपण को विस्तृत रूप से संक्षिप्त करना होता है, जबकि सूचीकरण संक्षेपण में कम संख्या, पत्र संख्या, दिनांक, प्रेषित और प्रेषिती और पत्र के विषय का ध्यान रखा जाता है। तो ये है ये दोनों प्रकार और इसके दोनों के मतलब यानी कि परिभाषा। अगला है कि पॉडकास्ट किसे कहते हैं या फिर पॉडकास्ट से क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो पॉडकास्ट के तात्पर्य के बारे में यानी कि परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो पॉडकास्ट से तात्पर्य एक मीडिया संचिका से है जो कि इंटरनेट पर फीड के द्वारा प्रसारित की जाती है, जिसे कि कंप्यूटर तथा पोर्टेबल मीडिया प्लेयरों जैसे आईपैड तथा स्मार्टफोन आदि द्वारा चलाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को पॉडकास्टिंग कहा जाता है। पॉडकास्ट बनाने तथा प्रसारित करने वाले को ब्रॉडकास्टर कहा जाता है। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा रही। सरकारी पत्र किसे कहते हैं भाई जान लेते हैं। सरकारी पत्र किसे कहते हैं। सरकारी पत्र की परिभाषा है कि सरकार के कामकाज से संबंधित पत्र सरकारी पत्र या शासकीय पत्र या फिर जिसको आप लोग ऑफिशियल लेटर इंग्लिश में बोलते हैं वो कहलाते हैं। इसका प्रयोग सरकारी विभागों कार्यालय द्वारा किया जाता है। सरकार के कामकाज के संबंध में अनेक तरह के पत्राचार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग सरकारी पत्रों का होता है। तो इस प्रकार इसके बारे में लिखेंगे। आवेदन पत्र के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, कोई हार्ड लेवल का नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन है कि आवेदन पत्र शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है कि अपने से किसी बड़े अधिकारी को ही लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहलाता है, ठीक है। अपने बड़े अधिकारी कोई आपको कंप्लेन करनी, कोई शिकायत करनी, कोई आप लोगों को निवेदन करना है, रिक्वेस्ट करना है, ठीक है, तो आ जाएगा आपका एप्लीकेशन। अगला है कि कार्यालय हिंदी और समान हिंदी के बारे में बताइए और या फिर अंतर बताइए। तो ठीक है, समान हिंदी और कार्यालय हिंदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले जानते हैं समान हिंदी के बारे में। तो समान हिंदी का प्रयोग संवेदनाओं की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। इसमें सामाजिक अपने राग, द्वेष, आक्रोश, राष्ट्र प्रेम तथा विद्रोह के अभिव्यक्तियों को आवश्यकता अनुरूप प्रयोग में लाता है। लेकिन कार्यालय हिंदी का जो संबंध है सामाजिक की संवेदना या संवेदना हो या भावनाओं से नहीं होता, ना ही यह सामाजिक के विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करती है। मतलब कहने का मतलब ये कार्यालय हिंदी हो वो समाज के लिए नहीं है, न भावनाओं के लिए है। तो कार्यालय हिंदी कार्य जो ऑफिस होते हैं उनके कार्य के लिए होती है। समान हिंदी जो वो आपके समाज से जुड़ी होती है, समाज के व्यक्तियों से जुड़ी होती है, जो कि प्रतिदिन या फिर डेली या फिर आप लोग के दैनिक कार्यों में यूज होती है, ठीक है। तो इस प्रकार दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, अलग अलग परिभाषा है। अगला भाई विज्ञापन किसे कहते हैं। विज्ञापन का इंग्लिश में आप लोग बताएं, ऐड, ठीक है, जिसको आप लोग एडवर्टाइजमेंट
एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। तो किसी प्रोडक्ट को बेचने या किसी सेवा के संबंध में लोगों को दी जाने वाली सार्वजनिक विज्ञापन कहलाती है, जानकारी विज्ञापन कहलाती है। मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको बेचना हो या फिर किसी की आप लोगों को मतलब कि वो सेवा करनी हो, सेवा का मतलब ये हो गया आप उसकी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। वो फाइनेंशियल हो सकती है, एजुकेशनल होगी, एनीथिंग, कोई भी आपको सेवा, ठीक है, वो आप, और उसके बदले आप लोग उससे कुछ आपका मुद्दा हो कि हाँ इसमें मुझे ये मिलेगा। जैसे कि आप समाज सेवा कर रहे हैं तो आप लोग कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स क्षेत्र में जा रहे हैं, ये सोचेंगे कभी हम इलेक्शन लड़ेंगे तो हमारा सपोर्ट होगा समाज के क्षेत्र से, ठीक है। तो वो एडवर्टाइजमेंट हो गया, ठीक है, यानी विज्ञापन। किसी प्रोडक्ट को बेचना या किसी सेवा के संबंध में लोगों को जानकारी देना सार्वजनिक, ठीक है, वह विज्ञापन कहलाता है, ठीक है। मान लीजिए सार्वजनिक का मतलब ये हो गया, जैसे आप लोग टीवी पे देखते रहें कि बहुत सारे ऐड आते हैं, मोबाइल पे भी आप लोग देख रहे होंगे जिसमें बहुत सारे ऐड आते हैं, ठीक है। वो आपका फ़ोनपे का हो गया, पेटीएम का हो गया, ठीक है, और भी ट्राया के हो गए, और भी बहुत सारे ऐड आते हैं, गेम के आते हैं, तो वो आपकी एडवर्टाइजमेंट हो गए, जिसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र जो वो होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब किसी आवश्यक काम की और संबंधित अधिकारी का ध्यान तुरंत आकृष्ट कराना हो, सरकार के किसी आदेश का परिपालन शीघ्रता से कराना हो, किसी विभाग में कोई जानकारी अविलंब लेना हो, तब अर्ध सरकारी पत्र भेजे जाते हैं। इन पत्रों में औपचारिकता का पालन नहीं किया जाता, ठीक है। मतलब कि आपको कोई काम जल्दी यानी तुरंत कराना, तो वहाँ पर आपको अर्ध सरकारी पत्र लिखना होगा। प्रेस विज्ञापन का अर्थ आप लोग समझे गए होंगे, पिछले वीडियो मैंने बताया भी था। जो आप लोग पेपर ओपर न्यूज़पेपर देखते हैं उसमें एक साइड में लिखा रहता है प्रेस विज्ञापन, ठीक है, उसे ही कहते हैं, ठीक है। तो उत्तर है कि किसी संस्थान, सरकार या व्यक्ति द्वारा किसी विषय अथवा बैठक में जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें जिस माध्यम से सर्वसाधारण तक पहुंचाया जाना है, यानी कि आम जनता तक, लोगों तक पहुंचाया जाता है, उसे ही प्रेस विज्ञापित कहते हैं। संक्षेप में प्रेस विज्ञापित जन सामान्य तथा सूचना संप्रेषित करने का माध्यम है। यानी कि जब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर है, ठीक, खासकर गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है, वो संस्थान हो सकता है, वो गवर्नमेंट हो सकती है, कोई भी हो सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट से जुड़ा कोई भी मान लीजिए कोई योजना आई, या फिर कोई मान लीजिए कि आप लोगों के लिए रोजगार आया, ठीक है, तो वो आपको आम जनता तक पहुंचाने के लिए जो सरकार है वो प्रेस विज्ञापित का इस्तेमाल करता है। उसके माध्यम से आप तक जानकारी आती है कि हाँ ये नई सूचना आई है, ये नई योजना आई है, ये नई वैकेंसी आई है, ठीक है। तो ये जानकारी देने के लिए प्रेस विज्ञापित का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि प्रारूपण किसे कहते हैं, ठीक है। प्रारूपण, ठीक है, तो प्रारूपण का अर्थ है पत्र का कच्चा अथवा अंतिम रूप। किसी पत्र का प्रारूप तैयार करना ही प्रारूपण कहलाता है। कार्यालय में प्राप्त किसी पत्र पर टिप्पण प्रक्रिया हो जाने के बाद उस पर निर्णय लिया जाता है, अथवा जो आदेश दिया जाता है उसी के अनुरूप पत्र का उत्तर दिया जाता है। तो ये है प्रारूपण का अर्थ। आप जानते हैं टिप्पणी किसे कहते हैं, ठीक है। तो भाई टिप्पणी के बारे में जानते हैं, किसी सुने गए अथवा पढ़े गए, ठीक है, संभाषण, वार्तालाप, पत्र, लेख, कविता, ग्रंथ आदि देखे गए दृश्य तथा घटना पर अपना मत मौखिक अथवा लिखित रूप में प्रकट करना ही टिप्पणी कहलाता है, या फिर टिप्पणी कहते हैं उसको। अगला है कि टिप्पण और टिप्पणी में अंतर बताइए। भाई प्रश्न है कि सामान्यतः टिप्पणी में किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जाता है। टिप्पणी में किसी भी मान लीजिए कोई भी मुद्दा है, कोई भी विषय है, उस पर आप अपने विचार को संक्षिप्त यानी कि कम शब्दों में व्यक्त करते हैं। जबकि टिप्पण में विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों से अधिकारियों कर्मचारियों के आपस में अपनी बातों को संप्रेषित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मतलब कि जो गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं वो आपस में, और कर्मचारी होते हैं वो आपस में कुछ बात करना चाह रहे हैं, कुछ डिस्कशन करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर टिप्पण को संप्रेषित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसे हरे रंग की नोटशीट पर भी लिखा जा सकता है, ठीक है, और इसे हरे रंग की नोटशीट पर ही लिखा जाता है, ठीक है, हरे रंग की नोटशीट पर लिखा जाता है। क्या आपका ये टिप्पण याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर से क्या आशय है, फिर कंप्यूटर किसे कहते हैं, आप लोग जानते होंगे, सिंपल सा प्रश्न है। कंप्यूटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से अर्थमेटिक यानी कि जो आप लोग कैलकुलेशन वाला मामला है, तार्किक, ठीक है, और कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है। और यही नहीं, कंप्यूटर के अनेक कई फ़ायदे हैं जो आप रोज, ठीक है, हमारे की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। कंप्यूटर सिर्फ बिजनेस पर्सनल के लिए ही नहीं बल्कि यह छात्र के लिए भी अति आवश्यक बन चुका है, ठीक है। या ना कि एक एजुकेशन के वो ना एक कामकाज के लिए है, ना एक कोई पर्सनल के लिए, ये आपकी शिक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। हर चाहे बच्चा हो, चाहे वो केजी का हो, नर्सरी का हो, 12th का हो, 10th का हो, 5वीं का हो, BA सब के लिए कंप्यूटर कंपलसरी कर दिया गया। सब में कंप्यूटर से जुड़े प्रश्न आते हैं, सब्जेक्ट भी
आ गया है तो उसमें प्रश्न तो बनेंगे ही, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो गया कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का जनक आप लोग जानते हैं कि चार्ल्स बेबेज हैं, बाकी आप पढ़ लेंगे इसके बारे में, ठीक है। भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का नाम आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। 1900 भाई भारत में बने पहला कंप्यूटर के बहुत सारे मतभेद हैं अलग अलग लोगों के अनुसार। मेरे अनुसार ये है कि साल 1966 में भारत का पहला कंप्यूटर, ठीक है, IFIJU विकसित किया गया, ठीक है। IFIJU कंप्यूटर को भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन, ठीक है, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट और कोलकाता की जादवपुर यूनिवर्सिटी ने मिलकर तैयार किया था, ठीक है। IFIJU एक ट्रांजिस्टर युक्त कंप्यूटर था, ठीक है। तो इस प्रकार इसका उत्तर लिखेंगे। अगला है कि कंप्यूटर की कितनी विशेषताएं। कंप्यूटर की बहुत सारी विशेषताएं, यानी कि बहुत सारी कौन कौन सी क्वालिटी हैं, ठीक है, क्या क्या विशेष है कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर सबसे पहले हाई स्पीड में काम करता है। एक्यूरेसी यानी कि सटीकता यानी कि शुद्धता के साथ काम कर सकता है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब कि वो आपके डेटा को स्टोर कर सकता है, बहुत सारे डेटा को, ठीक है। रिलायबिलिटी मतलब विश्वसनीयता मतलब कि ये विश्वास के साथ काम करता है, ठीक है। वर्सटिलिटी मतलब विविधता हो गया आपका, ठीक है। डिलीजेंस मतलब कर्मठता या फिर निरंतरता यानी कि कंटिन्यू काम करता है। ऑटोमेशन मतलब स्वचालन मतलब आप एक बार निर्देश दे देंगे तो वो काम करता रहेगा। मल्टीटास्किंग बहुकार्य यानी कि बहुत सारे कार्य के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, बहुत सारे कार्य किया जा सकते हैं एक साथ। तो ये बहुत सारी विशेषताएं कंप्यूटर की आप लोग जान गए होंगे। अगला प्रश्न है कि इंटरनेट किसे कहते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट की सिंपल सी परिभाषा है कि वाइड एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो किसी संपूर्ण देश अथवा महाद्वीपों के पार फैला होता है। इसी नेटवर्क को इंटरनेट भी कहा जाता है। हम इसे कंप्यूटरों या वैश्विक नेटवर्क भी कह सकते हैं। इसे एक बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए अनेक छोटे छोटे नेटवर्क को ठीक है, नेटवर्क को जोड़कर बनाया जाता है, यानी कि छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़कर नेटवर्क बनाया जाता है, जिसे हम लोग इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। अलग अलग परिभाषा अलग अलग आप लोग देखने को मिलेंगे, लेकिन ये बेटर है आप लोग तैयार कर लेंगे, ठीक है। ईमेल किसे कहते हैं। ईमेल आप लोग जानते होंगे कि जो एक इंटरनेट के माध्यम से किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल को भेजने के लिए एक मेल पते की आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। यानी कि अगर आप एक मेल भेजेंगे, दूसरे मेल का आप लोगों को पता करना पड़ेगा, तब आप मेल भेज पाएंगे। ये एक प्रक्रिया है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट या किसी भी एप्लीकेशन या फिर किसी भी डेटा को भेजने के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेब पेज किसे कहते हैं। तो वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज है। वेब पेज वेब सर्वर से यूज़र को भेजे जाते हैं और एक वेब ब्राउज़र में दिखाए जाते हैं। यानी कि जब आप लोग कोई साइट ओपन करते हैं उसमें आपको एक नीली कलर की लिंक दिखती है, ठीक है, उस लिंक को ही हम ठीक है हाइपर लिंक, ठीक है, उसको कहेंगे हाइपर लिंक, ठीक है। और जो वेब पेज होता है, ठीक है, वेब पेज का मतलब ये हो गया जब आपका कोई मान लीजिए वेबसाइट खोले तो उसमें बहुत सारे पेज होते हैं, होम, अबाउट अस, ठीक है, और ये बुक, तो उसमें आप लोग जैसे होम पे गए तो वो एक पेज हो गया जिसको हम वेब पेज के नाम से जानते हैं, ठीक है। अगला है कि हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइटें। तो हिंदी की प्रमुख 4 वेबसाइटें हैं। पहला है कि वो दुनिया है, दूसरा आपका शब्दकोश है, तीसरा इंडियन लैंग्वेज है, चौथा आपको हिंदी भाषा है। तो ये हैं बहुत ही प्रमुख हिंदी वेबसाइटें, ठीक है। अगला है कि सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक सेट है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को निष्पादित करने के लिए किया जाता है। यह हार्डवेयर के विपरीत है जो कंप्यूटर के भौतिक पहलुओं का वर्णन करता है। सॉफ्टवेयर एक सामान्य शब्द है जिसका उपयोग किसी डिवाइस पर चलने वाले एप्लीकेशन, स्क्रिप्ट और प्रोग्राम को संदर्भित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आप लोग समझ गए सॉफ्टवेयर मोबाइल में भी चलाते हैं तो मोबाइल वाला ही सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब, ठीक है, ये हो गया। हालांकि मोबाइल के वो कंप्यूटर के अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के कितने भाग होते हैं। आंसर है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को 3 भागों में विभाजित किया गया। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा है अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर जिसको आप लोग एप्लीकेशन बोलते हैं, एक है और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि पहला सॉफ्टवेयर हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अलावा वर्ड प्रोसेसिंग एवं डेटा प्रोसेसिंग में अंतर बताइए। ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो वर्ड प्रोसेसिंग लिखित दस्तावेज तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, ठीक है, किस पे, लिखित दस्तावेज तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करती है, जबकि डेटा प्रोसेसिंग निष्कर्ष निकालने और कार्रवाई करने के लिए डेटा का विश्लेषण करने पर ध्यान केंद्रित करती है। तो दोनों की परिभाषा अलग अलग है लेकिन सिमिलर है, इस बात को ध्यान रखेंगे, परीक्षा में आएगा। मल्टीमीडिया का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो जो आप लोग लिखते हो मल्टीमीडिया के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका उत्तर लिखेंगे। महत्वपूर्ण पोस्टर की विशेषता बताइए भाई। पोस्टर जो आप लोग चिपकाते हैं, ठीक है, और जो आप लोग कहीं कहीं बनवाते हैं, तो पोस्टर किसी चीज़ या विषय का लोगो, ठीक है, तक प्रचार करने का एक जरिया होता है जिसमें टेक्स्ट के माध्यम से
प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान की जाती है एवं फोटोग्राफ और ग्राफिक्स का उपयोग इसलिए किया जाता है ताकि लोग पोस्टर के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकें और प्रोडक्ट या सर्विस को लोग के बीच प्रदर्शित किया जा सके। कहने का मतलब होता है कि पोस्टर कम्युनिकेशन उसमें होते हैं, टेक्स्ट का भी होता है, पिक्चर भी होता है। पिक्चर और टेक्स्ट दोनों रहेगा तो कोई अनपढ़ है तो मान लो जो फोटो देखकर समझ जाएगा, बाकी जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा वो लोग आप पढ़ के पोस्टर देखकर भी समझ जाएंगे, यानी कि इस तरह आसानी से कनेक्ट हो पाएंगे जो पोस्टर बनाए जाते हैं या फिर चिपकाए जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न है कि ई लर्निंग क्या है। ई लर्निंग के बारे में आप लोग जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, बीए की हिंदी की, तो आप लोग एक प्रकार से ये भी ई लर्निंग का ही, ठीक है, पार्ट है। इसे ही ई शिक्षा या ई लर्निंग कहा जाता है। ऑनलाइन जो भी आप लोग शिक्षा लेते हैं वो चाहे जिस माध्यम से यूट्यूब, फेसबुक, गूगल, ठीक है। ई शिक्षा अनिवार्य रूप से कौशल एवं ज्ञान का कंप्यूटर एवं नेटवर्क समर्थित आंतरण है। ई शिक्षा इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों और सीखने की प्रक्रियाओं के उपयोग को संदर्भित करता है। ठीक है, सिंपल सी परिभाषा। अनुसंधान के प्रकार यहाँ पर आप लोगों की समझ से प्रस्तुत है, इनको बारे में पढ़ लेंगे। ये सारे अनुसंधान या फिर शोध के प्रकार हैं। ठीक है, अनुसंधान या शोध के। अब यहाँ पर प्रश्न है कि भाई शोध क्या है और इसके प्रकार बताइए। तो शोध नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिससे कि नए तथ्य प्राप्त हो सके, उसे ही शोध कहते हैं। शोध का मतलब पहला तो आप लोग ये समझ लीजिए, किसी भी नई चीज़ की खोज करना उसे शोध कहते हैं। और कोई मान लीजिए पुरानी चीज़ है, उसके बारे में फिर से घिस के उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना, ठीक है, डेटा निकालना, ठीक है, जानकारी लेना, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पुनरीक्षण करना। ठीक है, जिसके लिए नए तत्व उसमें से नई नई जानकारी निकल सके। तो ये दो प्रकार के, मतलब कि दो टाइप से आप लोग इसका परिभाषा लिख सकते हैं। इसके प्रकार मैंने आपको ऊपर बताए ही हैं। अगला है कि ब्लॉग किसे कहते हैं। ब्लॉग के बारे में पढ़ लेंगे आप लोग। जब आप लोग कोई वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं, ये भी एक ब्लॉग ही है। इसी प्रकार आप गूगल पर कुछ भी जानकारी प्राप्त करने के लिए जब भी आर्टिकल पढ़ते हैं तो वो सारे ब्लॉग ही होते हैं। ठीक है, कुछ भी आप गूगल पर सर्च करके पढ़ेंगे तो ब्लॉग है आपका। ठीक है, और कार्यालय आदेश किसे कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। ठीक, कार्यालय आदेश आशय है इससे कि कार्यालय आदेश किसी भी मंत्रालय कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकालने गए आदेशों की सूचना है। तो कार्यालय आदेश का मतलब सिंपल से ये हो गया कि जब कोई शासन या फिर गवर्नमेंट या फिर मंत्रालय अपने ऑफिस के कर्मचारियों के लिए कोई भी अधिसूचना या फिर निर्देश जारी करते हैं, जिसको हम कार्यालय आदेश के नाम से जानते हैं। परिपत्र एक ऐसा पत्र है जो किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि कार्यालय में कार्यरत सभी व्यक्तियों के बीच प्रसारित करने और सूचित करने के लिए लिखा जाता है। बाकी परिभाषा आप लोगों की समझ से पूरी पढ़ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में करीब हमने आप लोगों को 40 से ज़्यादा एवं क्वेश्चन बताए हैं और गारंटी है कि 90 से 95 जो परसेंट के जो प्रश्न हैं वो इसी वीडियो से आएंगे। 100% श्योर है। बाकी आप लोग पेपर देकर आइएगा तो बताइएगा। अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कुछ भी मत पढ़ के जाइएगा। एक बार भरोसा तो मतलब कि भरोसा तो आप लोग करते हैं, एक बार फिर से आप लोग कुछ भी मत पढ़ के जाइएगा। इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लीजिएगा सही से, और जो मैंने प्रश्न बताए इनको आप लोग तैयार कर लेंगे तो आपको परीक्षा में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लोग कम तैयारी करेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास भी हो जाएंगे। ठीक है, फेल तो कतई होंगे ही नहीं। फिलहाल सभी प्रश्नों का उत्तर देकर आइएगा, कोई भी प्रश्न छोड़िएगा मत। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद। PDF प्राप्त करना है तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप पे हमें मैसेज जरूर करिएगा। जय हिंद।